लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 85 नंबर क्वेश्चन, और 85 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा ये कहा था आपका 85 नंबर क्वेश्चन से आपका सेशन स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही डिस्कस किया था, उसके बाद एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसका आंसर मैंने नहीं बताया था और कहा था कि आपको आंसर देना है, और सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आए चाहे नहीं आए, समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में टिपकेंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। अगर यहां आंसर दे दे, गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर वहां दे दिया, गलत हो गया तो फिर वो थोड़ा सा आपको सोचने के लायक बना देगा। तो चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताते हुए इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। जो भी कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, क्वेश्चन था आपका विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इक्लेम्शिया। देखिएगा, इक्लेम्शिया क्या होता है, जनरली आप सबको बताया था मैंने, पीआईएच होता है। क्या होता है? पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, जिसके अंदर जनरली दो कंडीशन अपन इंक्लूड करते हैं। जनरली दो कंडीशन, बेसिकली तीन कंडीशन इंक्लूड करते हैं। पहली कंडीशन इंक्लूड करते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या इंक्लूड करते हैं? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। दूसरी इंक्लूड करते हैं आप प्री इक्लेम्शिया। क्या इंक्लूड करते हैं? प्री इक्लेम्शिया इंक्लूड करते हैं। और थर्ड इंक्लूड करते हैं यहां पर इक्लेम्शिया। ये तीन कंडीशन यहां पर आप क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। यहां पर अगर सिंपल सी तरीके से अपन बात करें तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर यानी पीआईएच यानी हाइपरटेंशन होता है, किसके कारण से होता है? प्रेगनेंसी के कारण से होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइमिंग में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, और हाइपरटेंशन के रिगार्डेड जो भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर प्री इक्लेम्शिया की बात करें तो यहां पर आपको हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है, ईडिमा देखने को मिलता है। ये तीन चीजें यहां पर देखने को मिलती है। इक्लेम्शिया की बात करें तो यहां पर हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको यहां पर प्रोटीन्यूरिया और इडिमा देखने को मिलेगा। इसी के साथ स्पेशल फीचर देखने को मिलता है, दैट इज अ सीजर देखने को मिलता है, कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए आपसे किसकी? इक्लेम्शिया की। और इक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो सीजर से रिगार्डेड बात की जा रही है। अब सीजर स्पेशली अगर यहां पर बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट है, सी ऑप्शन डोपामिन है, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर लेबेटालोल है। तो यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है जी? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है उसको ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है, किसका? इक्लेम्शिया का। किसको? मैग्नीशियम सल्फेट को। MgSO4 जो है मैग्नीशियम सल्फेट, इसको ड्रग ऑफ चॉइस DOC माना जाता है, किसका? इक्लेम्शिया का। और इसी को प्रोफाइलेटिक रूप से भी यूज किया जाता है प्री इक्लेम्शिया के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? इक्लेम्शिया के अंदर तो यह ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर किसी पर्सन को किसी लेडी को अगर प्री इक्लेम्शिया हो रखा है, प्री इक्लेम्शिया हो रखा है मतलब उसको हाइपरटेंशन हो रखा है, उसको प्रोटीन्यूरिया हो रखा है, उसको इडिमा हो रखा है, तो उसको प्रोफाइलेटिक रूप में कि आगे कंडीशन सीवियर ना हो, उस कंडीशन में भी यहां पर प्रोफाइलेटिक डोज दी जाती है, किसकी? मैग्नीशियम सल्फेट की। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन जनरली अपन कहे तो ये क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसके रिलीज को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, ताकि सीजर कन्वर्जन आगे नहीं बढ़े और प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन इक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो। इसीलिए याद रखिएगा, यहां पर दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दो तीन क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको बता दिया। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जनरली तीन टाइप के हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में जनरली अगर बात करें तो केवल और केवल क्या होता है? हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? केवल और केवल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अगर प्री इक्लेम्शिया की बात करें तो प्री इक्लेम्शिया में आपको हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रोटीन्यूरिया और उसके साथ साथ आपको इडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है बॉडी से, तो इडिमा तो जनरली होगा ही होगा। उसके बाद अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है, प्री इक्लेम्शिया अगर सीवियर हो जाती है, दैट कन्वर्ट इनटू द इक्लेम्शिया। और इक्लेम्शिया में एक और एडवांस सिम्टम देखने को मिलता है, क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। क्या है? सीजर। क्योंकि प्री इक्लेम्शिया जब एडवांस हो जाती है, प्री इक्लेम्शिया जब एडवांस हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसको कहते हैं इक्लेम्शिया, यानी सीजर यहां पर देखने को मिलता है। और सीजर को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट यहां पर अवेलेबल करवाया जाता है, यानी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? मैग्नीशियम सल्फेट होगी। और प्री इक्लेम्शिया के अंदर भी मैग्नीशियम सल्फेट को प्रोफाइलेटिक डोज के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में? प्रोफाइलेटिक में, ताकि इक्लेम्शिया में ये कन्वर्ट ना हो।
और दूसरी बात यहां से आपको याद रखना है, जो PIH होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, जिसके अंदर आपने इक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन पढ़ा। ये जनरली अकर होता है, जनरली होता है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, आफ्टर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर ये अराइज होता है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जनरली मदर्स के अंदर, जनरली प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कब देखने को मिलता है, तो आपका आंसर जाएगा सर आफ्टर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। 20 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया यानी PIH देखने को मिल सकता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंचे। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 86 नंबर, और यहां पर हमने कहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं। प्राइमी ग्रेविडा इज एडमिटेड विद द सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन and given the loading dose for the magnesium sulfate, the nurse should monitor for the following warning sign every 4 hours except। देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर ये कहा गया है कि एक लेडी है जो कि प्राइमरी ग्रेविडा है, यानी फर्स्ट टाइम उसने प्रेगनेंसी कंसीव किया, यानी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, एक लेडी है जो कि एडमिटेड है कहां पर, वार्ड के अंदर, और उसको क्या है, सीवियर PIH है, सीवियर PIH है। जनरली कह सकते हैं कि उसको प्रीक्लेम्शिया सीवियर हो सकता है या फिर इक्लेम्शिया उसको हो सकता है। अब उसको क्या दिया जा रहा है, देखिए, इज गिवन द लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब उसको मैग्नीशियम सल्फेट का लोडिंग डोज दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट का लोडिंग डोज दिया जा रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट कब दिया जाता है, मैंने बताया आपको, मैग्नीशियम सल्फेट प्रीक्लेम्शिया में दिया जाता है प्रोफाइलेटिक रूप में, प्रोफाइलेटिक यूज के लिए प्रीक्लेम्शिया में दिया जा सकता है, उसके अलावा इक्लेम्शिया में दिया जा सकता है थेराप्यूटिक डोज के रूप में। याद रखिएगा, दोनों डोज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट का ये क्या दिया जा रहा है, लोडिंग डोज दिया जा रहा है। तो एक नर्स है जो कि फ्रीक्वेंटली वहां पर क्या करेगी, इवेल्युएट करेगी, फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेगी। तो क्या क्या मॉनिटर वो करेगी, और इसमें फॉलोइंग ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि गलत है, यानी उसको वो मेजर नहीं करेगी, उसको वो मॉनिटर नहीं करेगी। तो वो नर्स 3 फॉलोइंग ऑप्शन को तो मेजर करेगी, लेकिन यानी मॉनिटर करेगी, लेकिन एक ऑप्शन को यहां पर मॉनिटर नहीं करेगी। तो चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है यूरिन आउटपुट लेस देन 25 to 30 ml पर हावर। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रेफ्लेक्स। थर्ड ऑप्शन है यहां पर रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 16 पर मिनट। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर BP ब्लड प्रेशर 100/70 mm ऑफ HG। चलेगा, कौन सा वाइटल या कौन सा फीचर या कौन सा वार्निंग साइन नर्स क्या नहीं करेगी, मॉनिटर नहीं करेगी। बाकी तीनों तो जरूरी है कि करेगी ही करेगी, तीनों तो जरूरी है कि वो करेगी ही करेगी। चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, फिर इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन कहेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन कहें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। सर आप कहेंगे कि सर कैसे, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं मतलब उसको सीवियर हाइपरटेंशन हो रखा होगा, तो फिर ये कैसे चेक नहीं करेंगे। देखिएगा, मैं बताऊं आपको, मैग्नीशियम सल्फेट जब अपन देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जब अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं या लोडिंग डोज देते हैं, तो आपका काम होता है कि पहले ही आपको क्या कर लेना है, उसका एक तो यूरिन आउटपुट चेक करना है, यानी बेसिक चीज है, याद रखेगा, यूरिन आउटपुट चेक करना होता है। उसके बाद लेडी को किसी भी टाइप का कोई नी रिफ्लेक्स है कि नहीं है, नी रिफ्लेक्स है कि नहीं है, ये एडिशन है, एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अगर ये है तो ये किस में देखने को मिलता है, ये जनरली टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है, जो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, उसमें देखने को मिलता है। तो ये तो असिस्ट करना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट यहां पर चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी, रेस्पिरेटरी रेट यहां पर चेक करनी पड़ेगी। यानी बेसिक 3 चीजें आपको चेक करनी होती हैं। यूरिन आउटपुट चेक करना होता है, उसके अलावा कोई
नी रिफ्लेक्स या नी जर्क वहां पर देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी भी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी ये तीनों चीजें चेक आउट करते हैं, याद रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं से एक क्वेश्चन और आपको याद दिला दूं, अगर अपन बात करें सीरम थेराप्यूटिक लेवल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की सीरम थेराप्यूटिक लेवल की अगर अपन बात करें तो ये जनरली होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखिएगा। अगर जनरली अपन बात करें किसकी, सीरम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, किसकी बात करें? मैग्नीशियम सल्फेट की सीरम थेराप्यूटिक लेवल की, तो ये जनरली कितनी होती है? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। लेकिन अगर ये बढ़कर कितनी हो जाए, 12 से भी ज्यादा हो जाए, 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाए, दैट इज अ टॉक्सिक कंडीशन, दैट इज अ टॉक्सिसिटी, दैट इज अ टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी हो जाती है तो फिर वहां पर देखने को मिलता है आपका एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यानी कि जर्क, यानी कि नी जर्क मोमेंट वहां पर एब्सेंस देखने को मिल जाता है। तो यहां से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थेराप्यूटिक लेवल आपको याद होना चाहिए और टॉक्सिक लेवल भी आपको याद होना चाहिए। थेराप्यूटिक लेवल दैट इज कितना? 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है यानी कि 12 से ज्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिक लेवल होता है, जहां पर जनरली एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स यानी नी जर्क देखने को वहां पर मिलता है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा क्योंकि सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, काफी सारे क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। चलेगा, क्वेश्चन है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं फिर ऑप्शन अपन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड द नर्स इंक्लूड द टीचिंग प्लान अबाउट द मेथड ऑफ प्रिवेंट द ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट इन द पोस्टपार्टम पीरियड। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कहता है कि एक लेडी है जिसको पोस्टपार्टम पीरियड है, यानी पोस्टपार्टम पीरियड मतलब कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है। अब डिलीवरी हो चुकी है तो आप कौन सा मेजर उसके नर्सिंग केयर प्लान के अंदर इनको इंक्लूड करोगे कि उसके अंदर ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी प्रिवेंशन आप करेंगे, प्रिवेंशन के रिगार्डेड उसके केयर प्लान के अंदर कौन सा मेजर्स इन्वॉल्व करेंगे कि उसके अंदर ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर भी और उसके रिगार्डेड भी मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा क्या है, यानी ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्शन करेंगे या कौन सा मेजर्स आप काम में लेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर है ब्रेस्ट फीडिंग द नियोनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर डिक्रीज फ्लूइड इनटेक फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर। थर्ड ऑप्शन है फीडिंग द नियोनेट एट मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट पर साइड ऑन द फर्स्ट डे। फोर्थ ऑप्शन है वियरिंग अ सपोर्टिव ब्रेजर विद द निपल शील्ड। चलेगा, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, फटाफट से बताएगा कौन सा एक्शन आपका होगा, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, देखिएगा, जनरली आप सबको पता होगा ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट क्या होता है। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट जनरली अपन कहते हैं फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट। क्या कहते हैं? फुलनेस, बीइंग टू फुलनेस ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट का फुलनेस होना, यानी उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो फुलनेस हो जाना। अब मिल्क प्रोडक्शन फुल हो रहा है यानी टाइटनेस उसमें देखने को मिल रहा है, तो सीधा सा काम है लेडी से हम कहेंगे कि आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना है, अपने बेबी को फीडिंग करवानी है, फ्रीक्वेंटली इंटरवल पर आपको बेबी को फीडिंग करवानी है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा यहां पर इस क्वेश्चन का कि ब्रेस्ट फीडिंग द नियोनेट एट द फ्रीक्वेंट इंटरवल। आपको सबसे सीधा और सबसे आसान काम करना है, अपने बेबी को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, जिससे ना तो आपको ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट होगा, यानी ना तो आपके
ब्रेस्ट में ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट देखने को मिलेगा, यानी फुलनेस देखने को मिलेगा, और आपके बेबी को भी पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट मेजर आप उनके एनसीपी में, यानी जो नर्सिंग केयर प्लान है उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे कि आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ताकि आप ब्रेस्ट इंगोजमेंट से बच सकेंगे। ठीक है, तो सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, यहां पर क्या आंसर हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे आप फ्रीक्वेंटली। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, which among the following is the appropriate measure for the reducing the breast tenderness in the first trimester of pregnancy। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये कहता है कि which among the following is the appropriate measures, कौन सा appropriate measures आप काम में लेंगे कि reducing the breast tenderness इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मान के चलेगा कोई लेडी है और उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है प्रेगनेंसी का, अब उसके ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस को रिड्यूस करना है। उसके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आता है, सबको पता है टेंडरनेस हो सकता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्रेस्ट के अंदर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब वहां के सेल्स वगैरह में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो ब्रेस्ट से रिगार्डेड टेंडरनेस आएगा, ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की वगैरह कंडीशन हो सकती है। तो उस ब्रेस्ट टेंडरनेस को रिड्यूस करने के लिए आप कौन सा एप्रोप्रिएट मेजर्स काम में लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन में एप्रोप्रिएट मेजर्स आपको अप्लाई करना है। पहला ऑप्शन यहां पर है, वॉश द ब्रेस्ट with the warm water and keep it dry। सेकेंड ऑप्शन है, wear the light cloth to support the breast। थर्ड ऑप्शन है, expose the breast to air 2 hourly। फोर्थ ऑप्शन है, wash with the soap and water for 4 hourly। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सभी क्वेश्चन को समझ में सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेजर, फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा एप्रोप्रिएट मेजर्स आप काम में लेंगे। चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर अपन दे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लेडी से हम कहेंगे कि आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना है, एक तरीके से अपने ब्रेस्ट को क्या करना है, अपने ब्रेस्ट को क्या करना है, वॉश करना है। किससे, वार्म वाटर से, जो गुनगुना पानी होता है थोड़ा हल्का हल्का गर्म करके उससे क्या करना है, वॉश करना है, धोना है। उसके बाद उसको ड्राई करके रखना है, धोना है और ड्राई करना है। बस इतना सा काम आपको करना है, आपके ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस है वो नहीं रहेगा। ठीक है, सिंपल सा काम है कि आपको ब्रेस्ट को वार्म वाटर से वॉश करना है और उसको ड्राई करना है, बाकी और कोई काम आपको नहीं करना है। टेंडरनेस आपको रिड्यूस हो जाएगा। ना तो वहां पर आप टाइट और लाइट क्लॉथ पहनेंगे, ना एयर में कांटेक्ट में रखेंगे, ना वहां पर 4 आवरली उसको सोप से वॉश करेंगे। पहला आंसर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली क्या करना है, एक तरीके से वाटर कौन सा लेना है, वार्म वाटर लेना है, उससे वॉश करना है, उसके बाद ड्राई कर देना है। बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आ गया। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। और उम्मीद है सभी को क्वेश्चन का आंसर याद होगा और जिसको याद नहीं है वो याद कर लीजिएगा। 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार और काफी सारे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलेगा, और मैं बार बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर। चलेगा, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेड टू द एनेमिक when her hemoglobin level। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर है कि अकॉर्डिंग टू WHO प्रेग्नेंट लेडी सेड टू द एनीमिक। प्रेग्नेंट लेडी को हम एनीमिक कह रहे हैं कि उसको एनीमिया हो गया है, तो बताइएगा कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम होगा, कितने से कम होगा। आंसर आपको बताना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्योंकि WHO ने भी इस बात को डिफाइन किया हुआ है। WHO ने भी इस बात को बताया हुआ है कि अगर इस लेवल से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन यहां पर है 10 ग्राम पर DL और उससे लेस।
सेकंड ऑप्शन है 11 ग्राम पर डीएल और उससे लेस, और सी ऑप्शन है 12 ग्राम पर डीएल और उससे लेस, और डी ऑप्शन है 13 ग्राम पर डीएल और उससे लेस। चलेगा, आंसर आपको बताना है। उम्मीद है सभी को आंसर याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखे, नहीं तो आपको काफी प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना हीमोग्लोबिन लेवल होगा? 11 ग्राम पर डीएल, और इससे कम अगर हो जाता है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ बिल्कुल करेक्ट डाटा है, याद रखेगा, बिल्कुल करेक्ट डाटा है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ 11 ग्राम पर डीएल से अगर कम हो जाता है क्या हीमोग्लोबिन, तो उसको एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और अगर 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए, 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो उसको हम सीवियर एनीमिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं जी? सीवियर एनीमिया कहते हैं। भूल मत जाना, अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर सही से करना और कुछ मत करना। ये 2 डाटा आपको याद रख लेने एनीमिया से रिगार्डेड, ठीक है। उसके अलावा अदर डाटा में प्रीवियसली बता चुका हूं, वो आप याद रखिएगा। चलेगा, जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं, प्रीवियसली सेशन नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछता है, ऐसा काम मत करना, पहले ही देख लीजिएगा, काफी बेनिफिट होगा। और आपके लिए ही सब कुछ अवेलेबल करवाया जा रहा है और बिल्कुल इजीली सब कुछ समझाया जा रहा है और काफी अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके ब्लॉक से मोल्डेड करके निकालें, और इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे नहीं, क्योंकि काफी जगह आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, इनके अलावा आपके मॉड्यूल्स के अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सोच रहे कि नहीं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई सी भी बुक उठाकर पढ़ लेंगे, पीआर यादव पढ़ लेंगे, टारगेट पढ़ लेंगे, मिशन हाई पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा इनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम आपके मॉड्यूल से बनेगा। मॉड्यूल्स पढ़े या तो मॉड्यूल्स पढ़े या जीवन एजुकेशन के साथ बने रहे, और जीवन एजुकेशन के साथ मिशन एजुकेशन जुड़ा हुआ है और उस पर सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वहां पर आप जुड़िए। बाकी आपके इंटरेस्टेड है, आप जो इंटरेस्टेड होंगे आप जुड़ सकते हैं। किसी के साथ फोर्स नहीं कह रहा मैं, किसी के साथ मैं कह नहीं रहा कि आपको नहीं जुड़ना ही पड़ेगा। आपके इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी मैं कह रहा हूं आपके मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। कोई कंपिटिटिव एग्जाम्स की बुक पढ़ना प्रीफर ना करे, कोई कहता है कि कंपिटिटिव पीआर पढ़ लो, नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, मैं मना करता हूं, मत पढ़ो। पीआर नहीं पढ़नी है, मिशन हाई नहीं पढ़नी है, टारगेट नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हमें पढ़ना है तो फिर मॉड्यूल्स पढ़ना है। अगर बुक्स भी आपको पढ़नी है तो फिर मॉड्यूल्स पढ़ना है, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है 90 नंबर, क्रेक्ड निप्पल एंड स्कोर निप्पल, क्रेक्ड निप्पल और स्कार्ड निप्पल है, ठीक है। क्रेक्ड निप्पल और स्कार्ड निप्पल इज ट्रीटेड विद, देखिएगा, अगर निप्पल मान के चलेगा ब्रेस्ट फीडिंग यानी डिलीवरी की बात है या पहले की बात है, कैसे भी मान के चलेगा, बाद की बात मान लो, ठीक है। डिलीवरी की बात की बात है, अगर लेडी को ऐसा लगता है कि उसके निप्पल में क्रैक आ रहा है, उसके निप्पल में क्या हो रहा है? क्रैक हो रहा है, या फिर उसके निप्पल के अंदर सोर हो रहा है। सोर मतलब जानते हो ना, वुंड वगैरह हो जाते हैं ना, सोर हो जाए। अगर ऐसा देखने को मिला है तो उसको बेस्ट ट्रीटमेंट अपन क्या देंगे? फॉलोइंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर क्रैक्ड निप्पल देखने को मिली है तो। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर अप्लाई फॉर मिल्क अप्लाई करेंगे। सेकंड ऑप्शन है अप्लाई हाइंड मिल्क अप्लाई करेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहां पर अप्लाई सोप एंड वाटर, साबुन और पानी के साथ अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अप्लाई सेवलॉन सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आपको आंसर बताना है कि क्रैक्ड निप्पल हो रखा है, आप क्या अप्लाई करेंगे। चलेगा, यहां पर आप चाहे तो मैं 2 ऑप्शन काट देता हूं, आप बताइएगा आपका क्या आंसर रहेगा। 2 ऑप्शन मैंने काट दिया, एक आंसर बचा है आपके पास फॉर मिल्क, दूसरा आंसर बचा है आपके पास हाइंड मिल्क। चलेगा, कौन सा मिल्क वहां पर आप अप्लाई करेंगे, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर क्रैक्ड निप्पल है तो डायरेक्टली आपका आंसर जाना चाहिए कि हाइंड मिल्क वहां पर अप्लाई करेंगे। कौन सा मिल्क है? हाइंड मिल्क आप अप्लाई करेंगे। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, 91 नंबर, सिंपल सा कहा है यहां पर, देखिएगा, सिंपल सा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा ये कह रहा है,
ये कह रहा है कि एट थर्ड डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर, देखा टीयरिंग हो रही है कहां पर, पेरिनियल एरिया में, कहां पर, पेरिनियल एरिया के अंदर। पेरिनियम जानते हो ना, बिल्कुल, वेजाइना रेक्टम, जो वेजाइना और एनस के बीच का जो एरिया होता है उसी को पेरिनियम आप जानते हो, वो एरिया जो है पेरिनियम है। तो पेरिनियम के अंदर अगर टीयरिंग हुई है और थर्ड डिग्री टीयरिंग हुई है, कितना डिग्री, थर्ड डिग्री टीयरिंग हुई है, इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पार्ट वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा, थर्ड डिग्री टीयरिंग के अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा म्यूकोसा इन्वॉल्व होगा, सेकंड ऑप्शन है यहां पर सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर एनाल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाएगा। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो याद रख लीजिएगा, आना चाहिए। मैं सारे टीयरिंग यहां पर बता दूंगा आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो इजीली आप कर पाएंगे। चलेगा, 91 नंबर क्वेश्चन के अगर अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी होगा, एनाल स्फिंक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। यानी थर्ड डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयरिंग की अगर बात करते हैं तो एनाल स्फिंक्टर आपका क्या हो जाता है, वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली यहां पर मैं बात करूं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, थर्ड डिग्री की बात की जा रही है तो एनाल स्फिंक्टर वहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके अंदर भी वहां पर क्या होगा, टीयरिंग देखने को मिलेगी। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में यहीं पर बता देता हूं, सभी डिग्रीज में यहां पर आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जनरली आप सबको पता है पेरिनियल जो है उसके अंदर टीयरिंग हो रही है। अब यहां पर बेसिकली 3-4 डिग्रीज होती है, कितनी डिग्रीज होती है, 4 डिग्री पेरिनियल केयर होती है, 4 डिग्री पेरिनियल टीयरिंग यहां पर देखने को मिलती है। कितना, 4 डिग्री पेरिनियल टीयरिंग यहां पर देखने को मिलती है। अगर बात करें अपन फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयरिंग की, फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयरिंग की, तो इसमें जनरली इन्वॉल्व होता है आपका वेजाइनल म्यूकोसा। क्या इन्वॉल्व होता है आपका, वेजाइनल म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर याद नहीं रहता है तो नोट कर लीजिएगा, नोटबुक साथ में रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। चलेगा, अगर फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयरिंग हो रखी है तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा, जनरली किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, आपकी वेजाइनल म्यूकोसा का, उसी के साथ यहां पर जो उसके कनेक्टिव टिश्यू है उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अगर सेकंड डिग्री टीयरिंग है तो वहां पर वेजाइनल म्यूकोसा के साथ साथ कनेक्टिव जो अंडरलाइनिंग टिश्यू है वो भी आ जाएगी। जो अंडरलाइनिंग, कौन सी, अंडरलाइनिंग जितने भी टिश्यूज वहां पर हैं वो सारे यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर थर्ड डिग्री टीयरिंग है दैट इज आपका एनाल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर फोर्थ डिग्री टीयरिंग है और फोर्थ डिग्री की बात करें तो वहां पर रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाएगा। याद रखेगा, फोर्थ डिग्री में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, रेक्टल म्यूकोसा इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी फर्स्ट डिग्री में केवल वेजाइनल म्यूकोसा, वेजाइना की जो म्यूकोसा है वो इन्वॉल्व होगा, उसके साथ उसके कनेक्टिव टिश्यू है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। सेकंड डिग्री की बात करें तो वेजाइनल म्यूकोसा के साथ साथ जितने भी कनेक्टिव टिश्यू और अंडरलाइनिंग टिश्यू है, अंडरलाइनिंग जो मसल्स है वो भी इन्वॉल्वमेंट वहां पर हो जाएगी। और थर्ड डिग्री की बात करें तो एनाल स्फिंक्टर इन्वॉल्व होगा, और फोर्थ डिग्री की बात करें तो वहां पर रेक्टल म्यूकोसा भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो चारों क्वेश्चन यहां पर आपको याद होने चाहिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, और अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए इनसे रिगार्डेड तो इजीली आप सोल्व कर पाए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्योंकि मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। चलेगा, क्वेश्चन है 92 नंबर, और 92 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, द फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयरिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिएगा, आंसर बताएगा कि फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयरिंग यहां पर हो रखी है। कौन सी डिग्री, फोर्थ डिग्री पेरिनियल केयर हो रही है, फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयरिंग यहां पर हो रही है तो क्या इन्वॉल्व होगा। पहला ऑप्शन यहां पर है म्यूकोसा, सेकंड ऑप्शन यहां पर है सब म्यूकोसा, थर्ड ऑप्शन यहां पर है एनाल स्फिंक्टर, फोर्थ ऑप्शन यहां पर रेक्टल म्यूकोसा। चलिएगा, उम्मीद है सभी को याद हो गया होगा, सभी को पता चल गया होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर फोर्थ डिग्री की बात की जा रही है तो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेक्टल म्यूकोसा वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। ये फोर्थ डिग्री में होता है, ये थर्ड डिग्री के अंदर होता है,
ये थर्ड डिग्री के अंदर होता है, और जनरली कहे तो ये सेकंड डिग्री के अंदर होता है, और जनरली कहे तो ये फर्स्ट डिग्री के अंदर केवल म्यूकोसा, सेकंड डिग्री के अंदर सब म्यूकोसा, थर्ड डिग्री के अंदर एनाल स्फिंक्टर, और फोर्थ डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा, रेक्टल म्यूकोसा। यानी चारों डिग्री आपको एज इट इज ऐसे कैसे याद रखनी है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो भी कैंडिडेट क्लास में जुड़े हुए हैं, सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए, और जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्री टर्म लेबर एज द ऑनसेट ऑफ द लेबर प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द, खाली जगह छोड़ा हुआ है, इसको भरना है, ऑफ गेस्टेशन। सिंपल सा यहां पर ये पूछा है कि प्री टर्म की जो डेफिनेशन होती है, प्री टर्म लेबर की जो डेफिनेशन होती है वो पूछी है को प्री टर्म लेबर जनरली किस वीक के अंदर माना जाता है। प्री टर्म लेबर यानी लेबर कब ऑनसेट हो जाए कि उसको प्री टर्म लेबर हम कहेंगे, प्री टर्म लेबर उसको कंसीडर करेंगे। ऑलरेडी उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा और सभी को याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन यहां पर 20 वीक, सेकंड ऑप्शन यहां पर 36 वीक, थर्ड ऑप्शन यहां पर 37 वीक, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 42 वीक्स। चलिएगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यहां पर, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, प्री टर्म लेबर किसको कंसीडर करेंगे। प्री टर्म लेबर अपन जनरली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 37 वीक से पहले, 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही अगर लेबर स्टार्ट हो गया है, दैट इज कंसीडर इन द प्री टर्म लेबर। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा लिखा हुआ है यहां पर, pre-term labor is the onset of the labor prior to the complete of the 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही अगर लेबर स्टार्ट हो जाता है, लेबर का ऑनसेट हो जाता है, दैट इज कंसीडर इन द प्री टर्म लेबर। याद रहे, 37 वीक से पहले अगर लेबर स्टार्ट हो जाए, लेबर का ऑनसेट हो जाए, तो उसको जनरली अपन क्या कहते हैं, प्री टर्म लेबर कंसीडर करते हैं। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 वीक। याद रहे, 37 वीक कंप्लीट होने के बाद उसको 42 वीक तक टर्म कंडीशन माना जाता है। याद रहे, टर्म कंडीशन कब होती है, यह भी याद रखेगा, टर्म कंडीशन होती है आपकी 37 के बाद 42 वीक तक आपकी टर्म कंडीशन मानी जाती है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। तो प्री टर्म लेबर कब होगा, 37 से पहले, और टर्म लेबर कब होगा, 37 से लेकर 42 तक टर्म होगा। चलेगा, पोस्ट टर्म की बात करें तो पोस्ट टर्म क्या होगा, 42 के बाद पोस्ट टर्म होता है आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशन दैट इन्वॉल्व इन द पोस्ट टर्म लेबर। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो प्री टर्म तो 37 से पहले, 37 से पहले, और पोस्ट टर्म कब, 42 के बाद, और टर्म कब, 37 से लेकर 42 के वीक के बीच में, 37 से 42 के बीच में, यानी 37 से 42 के बीच में टर्म कंडीशन है। इसके पहले बात करें तो प्री टर्म है, इसके बाद बात करें तो पोस्ट टर्म है। याद रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा यहां से, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियसली बीपीसी सीएचएन का एग्जाम हुआ है, वहां पर एज इट इज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन इससे रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन 94 नंबर ये कहता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर एक्सपीरियंस लेबर पेन लॉन्गर देन द। देखिए, क्वेश्चन सिंपल सा यहां पर ये पूछा है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रू लेबर पेन एक्सपीरियंस कर रही है, और लेबर पेन कितने से ज्यादा, कितने घंटे से ज्यादा देखने को मिलेगा कि उसको अपन क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन कंसीडर करेंगे। यानी पेन हो रहा है, लेबर की कंडीशन मान के चलेगा, तो पेन कितने टाइम से ज्यादा होगा कि अपन उसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन उसको कहेंगे, या प्रोलॉन्ग्ड पेन उसको कहेंगे। चलेगा, आंसर आपको बताना है कितना टाइम से ज्यादा हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पर 6 आवर से ज्यादा, सेकंड ऑप्शन यहां पर 12 आवर से ज्यादा, थर्ड ऑप्शन यहां पर 18 आवर से ज्यादा, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 24 आवर से ज्यादा।
चलेगा। यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अगर लेबर पेन 24 घंटे से ज्यादा हो जाए, 24 आवर से ज्यादा हो जाए, 24 आवर से ज्यादा हो जाए, मोर देन 24 आवर से ज्यादा हो जाए, क्या लेबर पेन दैट कंसिडर इन द प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन। याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लेबर 24 घंटे से ज्यादा हो जाए तो उसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं, और अगर पेन 24 घंटे से ज्यादा हो जाए तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन उसको कंसीडर करते हैं। याद रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। और प्रीवियसली बीपीसी सीएचएन के जो इग्नू एग्जाम हो चुके हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, और 95 नंबर फिर से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब क्या समझे, अगर लेबर प्रोसेस के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जनरली अपन ये मींस निकालते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, उसके कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर मैटरनल डेथ देखने को मिलेगी, सेकंड ऑप्शन यहां पर फीटल डेथ देखने को मिलेगी, थर्ड ऑप्शन यहां पर सेप्सिस, सेप्सिस बोले तो क्या इन्फेक्शन, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज देखने को मिलेंगे। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है यानी लेबर के अंदर किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है तो उसके कारण से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 95 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो मैटरनल यानी मदर की डेथ हो सकती है, फीटल की डेथ हो सकती है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो तीनों ही हो सकता है। इसलिए यहां पर कॉम्प्लिकेशन में ऑल ऑफ दीज अबाउ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तीनों ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देखिएगा, कंडीशन वही है, सेम वही कंडीशन है, क्वेश्चन वही पूछा है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, लेबर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, लेबर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, अब वहां पर कॉम्प्लिकेशन होगा किससे रिलेटेड, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट पूछा है, यानी फॉलोइंग ऑप्शन में सभी ऑप्शन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन एक ऑप्शन है जो कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है नहीं है, एक ऑप्शन है जो कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है नहीं है। तो सभी ऑप्शन है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, एक ऑप्शन है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। चलिए आंसर दीजिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर है मैटरनल डेथ, सेकंड ऑप्शन है यहां पर सेप्सिस, थर्ड ऑप्शन यहां पर बर्थ एस्पेक्सिया, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दीज। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आपको देना है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, चलिए इसका आंसर आपको देना है, एक्सेप्ट करके आपको निकालना था। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर मैटरनल डेथ हो सकती है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में मैटरनल सेप्सिस हो सकता है। उसके अलावा अगर ऑल ऑफ दिस की बात करें तो ये होगा नहीं, क्या होगा यहां पर आंसर, बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये फीटल कॉम्प्लिकेशन है। कौन सा, फीटल कॉम्प्लिकेशन है, याद रखिएगा, फीटस के अंदर होता है, इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है, फीटस के अंदर देखने को मिलता है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा आपका, यही होगा, क्योंकि एक्सेप्ट करके हमें निकालना था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्थ एस्पेक्सिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है
क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर क्वेश्चन, और 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, द अर्ली साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार बता चुका हूं, पहले भी बताया हूं मैं इस क्वेश्चन का आंसर कि अर्ली साइन क्या होता है, प्री क्लेम्शिया की कंडीशन है। प्री क्लेम्शिया कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्या होता है जी, प्री क्लेम्शिया होता है आपका PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसके अंदर 3 कंडीशन शामिल की गई है। 3 कंडीशन शामिल की है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन शामिल किया गया है, प्री क्लेम्शिया शामिल किया गया है, प्री क्लेम्शिया शामिल किया गया है और ई क्लेम्शिया शामिल किया गया है। प्री जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के अंदर केवल बीपी इंक्रीज होते हैं, केवल बीपी इंक्रीज होता है। इसके अंदर जनरली बीपी तो इंक्रीज होता ही है, उसी के साथ प्रोटीन्यूरिया होती है, उसी के साथ इडिमा होता है, और इसके अंदर हाइपरटेंशन तो होता ही है, प्रीक्लेम्शिया होता ही है, इडिमा होता है, इसी के साथ एडवांस सिम्टम आता है, दैट इज अ सीजर। एडवांस सिम्टम आता है, दैट इज अ सीजर। सबसे कॉम्प्लिकेशन कंडीशन कौन सी, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है आपकी इक्लेम्शिया, याद रखिएगा। अब यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो प्री क्लेम्शिया कंडीशन है उसके अंदर सबसे पहले जो साइन देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, अर्ली साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा हेडेक देखने को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन यहां पर देखेगा पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, थर्ड ऑप्शन यहां पर देखेगा प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगा, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा यहां पर सीजर देखने को मिलेगा। चलिएगा आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताना है प्री क्लेम्शिया का अर्ली साइन कौन सा होता है, फॉलोइंग ऑप्शन में से आंसर देना है। चलिएगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्री क्लेम्शिया के अंदर सबसे अर्ली जो साइन देखने को मिलता है दैट इज अ प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन और प्रोटीन्यूरिया और इडिमा। जैसे ही प्रोटीन्यूरिया होता है वैसे ही फिर इडिमा देखने को मिलने लग जाता है, क्योंकि प्रोटीन्यूरिया हुआ तो प्रोटीन का लॉस हुआ बॉडी से, प्रोटीन का लॉस हुआ तो इडिमा तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर पर इफेक्ट जाता है प्रोटीन्यूरिया का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा 98 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है देखिएगा, विच ऑफ दीज इज नॉट द साइन ऑफ प्री क्लेम्शिया। देखिएगा फॉलोइंग ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए जो कि प्री क्लेम्शिया का साइन नहीं है, जो कि प्री क्लेम्शिया का साइन नहीं है। चलेगा आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा इडिमा, सेकंड ऑप्शन देखेगा प्रोटीन्यूरिया, थर्ड ऑप्शन देखेगा हाइपरटेंशन, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा यहां पर पायरेक्शिया। चलिए बताइएगा प्री क्लेम्शिया जो कि PIH के अंदर माना जाता है, प्री क्लेम्शिया का साइन कौन सा नहीं है। चलेगा आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताऊं इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बताइए फटाफट से क्या इसका करेक्ट आंसर है, फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर बात करें तो यहां पर देखिएगा हाइपरटेंशन जनरली होता है, प्रोटीन्यूरिया होता है, इडिमा देखने को मिलता है, लेकिन जनरली पायरेक्शिया की अगर बात करें तो क्लिनिकल फीचर के अंदर इसको माना नहीं जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि पायरेक्शिया नहीं होगा, लेडी को पायरेक्शिया हो सकता है, मना नहीं है कि लेडी को पायरेक्शिया यानी फीवर नहीं आएगा, फीवर आ सकता है, लेकिन जो बेसिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं प्री क्लेम्शिया के उसके अंदर इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि बेसिक जो फीचर होते हैं उसके अंदर 3 फीचर्स माने जाते हैं, दैट इज अ प्री क्लेम्शिया, दैट इज अ प्रोटीन्यूरिया, सॉरी दैट इज अ हाइपरटेंशन, दैट इज अ प्रोटीन्यूरिया और दैट इज इडिमा। लेकिन पायरेक्शिया को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीवर नहीं हो सकता, हो सकता है उसको फीवर। ठीक है, तो यहां पर बेसिक जो क्लिनिकल फीचर है उनको छोड़कर दूसरा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा जब तक आपको आंसर भी नहीं आएगा और आपका आंसर भी गलत होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उम्मीद है सभी को याद होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एंटीडोट यूज इनटू द टॉक्सिसिटी, किसकी टॉक्सिसिटी, प्रोड्यूस बाय द ओवरडोज ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। देखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो रखी है, MgSO4 की टॉक्सिसिटी यहां पर हो रखी है या हो गई है, तो उसके रिगार्डेड टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए उसके रिगार्डेड एंटीडोट क्या लगाएंगे। एंटीडोट आपसे पूछा है मैग्नीशियम सल्फेट का, और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है सभी को याद होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं काफी बार, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा, याद रखिएगा। चलेगा पहला ऑप्शन है यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड ऑप्शन है यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर चारकोल और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलेगा, आंसर बताएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी अगर हो रखी है, जिसको जनरली किस कंडीशन में देते हैं आपको याद होगा, पीआईएच की कंडीशन, और पीआईएच की कंडीशन के अंदर भी जनरली किस में देते हैं, इक्लेम्शिया की कंडीशन में देते हैं, क्योंकि इक्लेम्शिया में क्या होता है जी, इक्लेम्शिया में सीजर आता है, क्या होता है, सीजर आता है। प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में भी देते हैं, लेकिन प्रोफाइलेटिक रूप में इसको यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो इक्लेम्शिया में इसको देते हैं। अगर इसकी टॉक्सिसिटी मैंने बताया था, इसका लेवल कितना था, इसमें मैंने लेवल बताया था आपको 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सीरम थेराप्यूटिक लेवल है। लेकिन अगर 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाता है, दैट इज अ टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए उसके लिए एंटीडोट लगाया जाता है। दैट इज योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ग्लूकोनेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 100 नंबर क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपको याद होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था इसी सेशन के अंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको आंसर देना है। 100 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू द मदर, मदर के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन डेवलप होता है, कब होता है, कितना टाइम पीरियड में होता है, जनरली किस टाइम पीरियड के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मिलता है, अभी बताया था मैंने, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा 18 वीक पर देखने को मिलता है, सेकंड ऑप्शन यहां पर 20 वीक पर देखने को मिलता है, थर्ड ऑप्शन यहां पर 22 वीक पर देखने को मिलता है, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर 16 वीक पर देखने को मिलता है। चलेगा, आंसर आपको देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जनरली किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो पीआईएच की कंडीशन है, पीआईएच की कंडीशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कंडीशन है, जनरली देखने को मिलता है आपका 20 वीक में, 20 वीक के अंदर देखने को मिलता है। 20 वीक जैसे कंप्लीट होते हैं तो ये देखने को मिल जाता है, यानी 20 वीक के अंदर ये देखने को मिलता है। याद रखेगा, पीआईएच की कंडीशन जो होती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर 20 वीक के अंदर देखने को मिलता है। याद रखेगा, 20 वीक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद होना जरूरी है।